हेलो बच्चों, आज हम तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो बच्चों, आज फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, टू फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट पे दो फ्रेंड्स हैं, वो स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 5 मीटर दूर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे, वन ऑफ देम, तो एक बच्चा बॉल थ्रो करता है 2 kg टूवर्ड्स दी अदर। तो दोनों बच्चे एक दूसरे के ओपोजिट खड़े, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। तो एक बच्चा बॉल फेंकेगा, दूसरा उसे कैच करेगा। तो 2 kg बॉल है। तो मास ऑफ द, तो ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ विल दिस एक्टिविटी इफेक्ट द पोजिशन। अब बताना है कि एक बच्चा जब बॉल फेंकेगा, दूसरा कैच करेगा, तो इस एक्टिविटी से उनकी पोजीशन का क्या होगा। वो जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे, या वो आगे पीछे होंगे, कहाँ जाएंगे। तो 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। अब हमें सिंपली बताना है, हमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना, हमें बताना है कि वो, तो बच्चों इनिशियल मोमेंट, दोनों बच्चे खड़े हुए हैं, तो बोथ बोथ आर एट रेस्ट। इनिशियली जो है, इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, शुरू में दोनों रेस्ट पर है ना, चल नहीं रहे हैं वो। इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट। तो अब जब एक बच्चा बॉल फेंकेगा तो क्या होगा, ये हमें बताना है उनकी। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या होगा, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू फ्रेंड्स। जो दो फ्रेंड्स हैं उनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, बोथ आर एट रेस्ट, सो इनिशियल मोमेंटम का सम क्या होगा, उनका मास होगा कुछ, पर उनकी वेलोसिटी तो रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बोथ आर एट रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सो इनिशियल मोमेंटम विल। अब बच्चों, एक बच्चा बॉल फेंकेगा 2 kg का, भारी बॉल है। अब तुम कभी करके देखना, रोलर स्केट पे खड़े हो, तुम बॉल फेंकोगे तो ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, एक बच्चा जो बॉल फेंकेगा वो आगे बॉल फेंकेगा, तो उसका रिएक्शन बैकवर्ड होगा। तो द फ्रेंड हु इज थ्रोइंग द बॉल, जो फ्रेंड जो बॉल थ्रो कर रहा है, वे मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉल फेंकेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बच्चा तो अगर इनिशियली मैं ऐसे कहूं कि ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये 1 नंबर के बच्चे ने, इसने बॉल थ्रो की, ठीक है। अब इसने बॉल थ्रो की तो क्या होगा, ये बॉल इधर को थ्रो कर रहा है, ये बॉल जा रही है, तो वो खुद जो है बैकवर्ड करके देखना। रोलर स्केट पे खड़े हैं ना, वो स्केट तो वैसे ही स्लिप करते रहते हैं, फ्रिक्शन है नहीं,
रोलर स्केट्स में कंपैरेटिवली फ्रिक्शन तो बहुत कम होता है बहुत कम होता है। सो जैसी वो बॉल आगे फेंकेगा, हैवी बॉल है, 2 kg की बॉल है, तो उसको इधर थ्रो करे, इधर फेंकेगा तो खुद वो बैकवर्ड पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये बच्चा कैच करेगा, ये वाला क्या करेगा, ये बॉल यहाँ आएगी, इसको कैच करेगा, है ना, इसको कैच करेगा। तो ये जैसे ही कैच करेगा तो बॉल की फोर्स के कारण ये भी इधर चला जाएगा। बॉल की फोर्स लगेगी ना, बॉल इसके पास आएगी और ये पकड़ेगा, तो बॉल में जो फोर्स है उसके कारण ये भी इस डायरेक्शन, तो दोनों जो है बच्चे एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ बॉल। बॉल जिस डायरेक्शन में, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक चला जाएगा। द अदर फ्रेंड will catch the other friend while catching the ball will move backward। ये बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा। will move backward due to the force of the ball। बॉल की जो फोर्स है ड्यू टू दी फोर्स ऑफ द बॉल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ फ्रेंड्स will move away from each other। एक दूसरे से दोनों बच्चे क्या करेंगे, will move away from each other। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो वो बच्चा बॉल फेंकेगा तो खुद क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये क्या है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। पहले वाला बच्चा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ में यही होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये हो गया बच्चों आपका रिप्लाई इस क्वेश्चन का। ओके, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, वाटर स्प्रिंकलर यूज्ड फॉर ग्रास लॉन में आपने देखा है पानी जो है स्प्रिंकल होता रहता है ऑटोमेटिकली चारों तरफ। तो वो तो यूज फॉर ग्रास लॉन बिगिंस टू, वो रोटेट करने लग जाता है एज सुन एज वाटर इज सप्लाइड। जैसे ही हम वाटर सप्लाई करते हैं तो वो रोटेट, आपको उसमें कोई मोटर नहीं लगी होती। जो स्प्रिंकलर होते हैं उनके अंदर कोई मोटर नहीं है, कुछ नहीं है, पर जैसे ही पानी अंदर उसको पानी सप्लाई होता है तो ऑटोमेटिकली घूमने लग जाते हैं। तो वो कह रहा है वाई। तो बच्चों इसका क्या है, इसका भी रिप्लाई न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्यों होता है, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, क्या होता है इसमें देखो, तो वो उसमें क्या है कि जो स्प्रिंकलर रोटेट करता है वो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे स्प्रिंकलर कैसे होता है, ऐसे ऐसे बना होता है और नीचे से पानी जाता है, यहाँ से क्या है, यहाँ से वाटर फ्लो करता है, ये वाटर जाता है ऊपर। अब इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। ठीक है, तो ये होल्स ऐसे होते हैं कि जैसे इसका एक आउटलेट ऐसे है, इसका आउटलेट ऐसे है, ऐसे आउटलेट है। ठीक है, तो इसमें से पानी इस डायरेक्शन में जाएगा। मान लिया पानी जो है इसका इस डायरेक्शन में गया, पानी ने फोर्स इधर लगाई तो
पानी इधर गया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। तो ये जो है क्या होगा, सभी आउटलेट्स में ऐसा ऐसा होगा, एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन से क्या होगा, ये रोटेट करने लग जाएगा। आपको मालूम है कि वो क्या होगा कि अगर कोई चीज, कोई अगर टेंजेंशनली फोर्स लगाते हैं, कोई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ये दो, ये ऐसे देख लो, ऐसे समझ लो, ये मान लिया 4 कुछ रॉड्स हैं। अब हर एक के मैं जो है इस रॉड के परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं, इसके भी ऐसे परपेंडिकुलर लगाऊं, इसके भी ऐसे लगाऊं, हैं, तो क्या होगा, इसको भी ऐसे लगाऊं परपेंडिकुलर। तो ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये रोटेट करने लग जाएगा। तो वही कुछ इसमें होता है। तो क्या होता है कि जो पानी आउटलेट से बाहर आता है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे कि व्हेन इसका आंसर लिखोगे व्हेन water comes out from the outlet, जो आउटलेट है जहां से पानी, then due to the reaction by the water on the outlet, the sprinkler will rotate। क्योंकि एक आउटलेट नहीं होता, comes out from नंबर ऑफ आउटलेट्स लिख देता हूं, उसमें बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं। फ्रॉम, comes out from नंबर ऑफ आउटलेट्स, कभी देखना ध्यान से। then due to reaction of by the water they on the outlets, the sprinkler will rotate। okay, so Newton's third law। अब ये 18th, using second law of motion derive the relation between force and acceleration। तो second law of motion क्या है बच्चों, second law of motion क्या है 18th का, The rate of change of momentum of motion क्या है, rate of change of momentum of change of momentum is force। of an object is proportional to the applied force। या वो डिटेल में तुम लिख लेना, मैं जस्ट तुमको कि मैं तो अब इतना लिखूंगा तो टाइम नहीं है ना, समझा रहा हूँ। सो बच्चों हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, यही होता है ना। एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, m इंटू ये v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू एम में, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, f इज इक्वल टू एम में। ये पहले भी हमने किया हुआ। ए बुलेट ऑफ 10 kg, वो कह रहा है 10 kg बुलेट है, वो स्ट्राइक करती है सैंड बैग को एट, तो क्या होगा जब सैंड बैग में बुलेट जाएगी तो वो धीरे धीरे थोड़ी अंदर जाएगी फिर रुक जाएगी। गेट्स एम्बेडेड आफ्टर 5 सेंटीमीटर चलेगी, उसके बाद उसके अंदर एम्बेड हो जाएगी, मतलब उसमें जाके फंस जाएगी। एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज सेइंग, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग बाय द सैंड ऑन द बुलेट। तो सैंड वो रुकी है तो इसका मतलब कुछ फोर्स लगी है, तो फोर्स किसने लगाई है बुलेट के ऊपर, सैंड ने लगाई है। तो आपको फोर्स निकालनी है, और आपको क्या दिया हुआ है,
आपको दिया हुआ है मास ऑफ बुलेट इक्वल्स टू 10 ग्राम। 10 ग्राम्स को बच्चों इसको केजी में कर देंगे क्योंकि आगे स्पीड मीटर पर सेकंड है। तो 10/1000 केजी मतलब 1/100 केजी। भाई इतने ही लिख के छोड़ देंगे। ओके, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जब बुलेट जो है सैंड बैग से टकराई है उस वक्त क्या वेलोसिटी है सैंड बैग से टकराने पर? तो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10⁻³ मीटर सेकंड मतलब 1000 मीटर पर सेकंड, कैसे भी लिखो। और वो 5 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक गई है। 5 सेंटीमीटर चलने के बाद वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट इज इक्वल टू हाउ मच 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर क्या होता है? 5/100 मीटर 1/20। 0.05 मीटर। ठीक है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया 1/20। ओके, अब आपको निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू मास। आपको एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन आपके पास है नहीं, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास दो। सभी रिलेशंस में क्या होता है, तीनों रिलेशन में एक्सेलरेशन तो आता है, पर आप कौन सा यूज करोगे? वो वाला यूज करोगे जिसमें टाइम ना हो। तो आप कौन सा यूज करोगे? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की? 0, क्योंकि वो थोड़ी देर ट्रेवल करके 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करके रुक गई है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? अब बुलेट 0 है, तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1000 स्क्वायर u² इतनी है ना, प्लस 2 इंटू a इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1/20। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये 2 इससे कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? a/10 इज इक्वल टू -10⁻6 भी लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। ओके, तो a क्या हो गया? a इज इक्वल टू -10⁻7। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? फोर्स। और ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने v is equal to u plus at से किया और आ गया मेरा। टी तो है ही नहीं बच्चों, टी तो हमारे पास है ही नहीं, टी तो अभी निकालना है। टी तो दिए ही नहीं है हम यहां तक। टाइम कहां से लिया? टाइम तो आपको टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट बाद में निकालना है। पहले फिर टाइम निकालना पड़ेगा आपको, वो उसके लिए बताता हूं। मास कितना है बच्चों? मास ऑफ बुलेट 1/100 इंटू एक्सेलरेशन -10⁻7। तो ये क्या आ गया? -10⁵ न्यूटन। तो नेगेटिव साइन का मतलब है फोर्स, नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स इज एक्टिंग opposite to the direction of motion of the बुलेट। बुलेट जिस डायरेक्शन मूव कर रही थी उसके ऑपोजिट फोर्स लग रही है, और उस ऑपोजिट फोर्स लगने से वो रुक गई।
ऑपोजिट फोर्स लगेगी तो गाड़ी स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। अच्छा, अब बच्चों ये इसमें आपके पास देखो, आपके पास जो है ना 3 रिलेशन है। एक क्या, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी टाइम चाहिए। S तो है ठीक है, पर टी नहीं है। फिर आपके पास V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें भी टाइम चाहिए। तो आपके पास ये है जिसमें टाइम नहीं चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हमने अब आपको नेक्स्ट पार्ट किया है, टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। अब आपको टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए आप क्या करोगे, अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 10 टू द पावर 7 मीटर पर minus 10 to the power 7 meter. माइनस 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको, तो आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हो। हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये सिंपल है यूज करना। तो फाइनल वेलोसिटी में मालूम है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 टू द पावर 3 प्लस ए कितना है माइनस 10 टू द पावर Minus 7 10 to the power 7. इंटू टी। तो ये क्या हो गया, माइनस 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू माइनस 10 टू द पावर 3, और माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बचा, और t इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 7। तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड्स। तो ये हो गया। तो बच्चों टाइम निकाल के भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। टाइम निकालोगे तो फिर एक्सेलरेशन निकाल लो, पर टाइम कैसे निकलेगा, पहले टाइम तुमने कहाँ से लिया, क्योंकि टाइम निकालने के लिए हमको एक्सेलरेशन चाहिए। टाइम तो दिया नहीं है ना, डिस्टेंस दिया है कि डिस्टेंस 5 मीटर पर ट्रेवल करने के बाद रुका है। टाइम तो आपको दिया ही नहीं है बच्चों, तो इसलिए पहले एक्सेलरेशन ही निकलेगा फिर टाइम निकलेगा। क्योंकि देखो टाइम निकालने के लिए ये 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, इन इससे टाइम निकलेगा। पर इन दोनों में क्या है, आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। आपके पास एस तो है ठीक है, आपके पास यू भी है मैं मानता हूं, आपके पास वी भी है मानता हूं, पर आपके पास ना तो यहाँ पे ना ए है, ए भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो टाइम कैसे आएगा, टाइम तो दिया ही नहीं है। तो टाइम, ठीक है ना, तो क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब तो आपने जैसे किया है ना उसमें कोई मिस्टेक होगी, चेक कर लेना कि टाइम तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। ओके, डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स तो बच्चों आपको मालूम ही है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स क्या होती है m इंटू ए, फार्मूला ये है, यस, या m इंटू वी माइ सॉरी m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो आप सेकंड लॉ से यूनिट क्या होगी कि मास की किलोग्राम होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये यूनिट होगी, यूनिट ऑफ एफ, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, ये होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और न्यूटन लिखते हैं हम इसको। तो ये तो इसमें डिराइव मतलब पूछ रहा है तो इसे बता सकते हो, ये होती है यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ, अच्छा इसमें आगे है ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अब बच्चों फोर्स ऑफ 5 न्यूटन जो है क्या कर रही, ये क्वेश्चन है। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन वो प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड ऑन मास m1, मास m1 के ऊपर, और एक्सेलरेशन ऑफ कोई फोर्स f। तो फोर्स, लेट फोर्स ऑन फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अच्छा नहीं, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है, फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 इज इक्वल टू, मास m1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये प्रोड्यूस कर रही है क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मास
m1 कितने है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब तो हमें मालूम है वी नो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू m1 मास है और एक्सेलरेशन 8 है। तो हमारे पास एक तो आ गया ये रिलेशन 5 इज इक्वल टू m1 इंटू 8 और m1 इज इक्वल टू 5/8 kg। फॉर अदर, अब फॉर अदर मास m2 के लिए क्या होगा, दूसरा मास m2 है उसके लिए भी क्या होगा 5 न्यूटन फोर्स लग रही है उसके ऊपर, m2 उसका मास है और एक्सेलरेशन दूसरी का क्या है 24 और m2 इज इक्वल टू 5/24 kg। तो दोनों के मास हमने निकाल लिए पहले। व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी, अब वो कह रहा है कि अगर दोनों का मिला दें, दोनों बॉडीज को मिला दें और सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स, पहले तो m1 m2 पे भी सेम फोर्स 5 न्यूटन थी, अब वो कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड, सेम फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी अगर हम दोनों को इकट्ठा जोड़ दें, दोनों बॉडीज को हम टाई कर दें, बांध दें। तो टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, लेट a is the let acceleration of mass m1 plus m2 is equal to a, है ना, उसका हमें एक्सेलरेशन निकालना, हमने मान लिया ये, तो क्या होगा फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, अब मास कितना हो गया m1 प्लस m2 इंटू ए। ठीक है बच्चों, अब तो 5 इज इक्वल टू m1 कितना है आपका 5/8 और m2 कितना है 5/24 इंटू एक्सेलरेशन दोनों का बांधने के बाद, टाई करने के बाद, तो इसका एलसीएम लोगे तो 24 आएगा, ये 15 प्लस 5 इंटू ए, ये हो गया कितना इक्वल्स टू 20/24 ए, और a इज इक्वल टू 5 इंटू 24/5/4, तो ये आ गया 6। तो आपका आंसर आ गया एक्सेलरेशन नए मास का क्या होगा, जब बांधने के बाद दोनों को टाई कर दिया तो इसका मास हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 ये मीटर आपका पर आंसर है। सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो जब बांधने के बाद उनका, तो आपको क्या करना है, पहले दोनों का मास निकालना है, दोनों का मास m1 m2 कितना है वो निकालना है, वो निकालने के बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना है। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि, मोमेंटम किसी भी बॉडी का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों होते हैं। जैसे आपको मालूम है मास क्या होता है, मास इज इनर्शिया, मालूम है ना, पर अगर कोई बॉडी, बुलेट है, बुलेट तो बहुत हल्की होती है, उसका वेट तो ज्यादा नहीं होता, पर बुलेट अगर राइफल से बाहर निकले तो उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, तो क्या तुम उसको रोक सकते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना बुलेट को रोकने के लिए, बुलेट तो नहीं रुकती ऐसे हाथ से, जबकि उसका मास बहुत कम है, पर उसमें क्या हो गया मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आया बिकॉज बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है ना, तो मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी का इज ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी दोनों। अब जैसे बस है, बस तो बहुत भारी है, अब बस चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, अब तुम बस को रोक सकते हो अपने आप, चाहो तो नहीं रोक सकते, वेलोसिटी तो ज्यादा नहीं है पर बस का मास ज्यादा है,
तो हम जो है चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो या उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, दोनों में से कोई एक चीज भी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब वो कहते हैं एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, ये तो मैंने आपको बताया हुआ। एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अभी मैंने तुम्हें, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना, मोमेंटम की पर सेकंड होती है, फोर्स की होती है पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब वो कहता है कि रिप्रेजेंट इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आप फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी हमने ऊपर किया ही था, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हो। फिर वो कहता है ग्राफ प्लॉट करो, रिप्रेजेंट द मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड। जब मास फिक्स्ड है तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम क्या होगा, देखो यहां करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 20th, देखो ये एक ग्राफ प्लॉट करना है, क्या है, मास इज फिक्स्ड, ये एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, मास इज फिक्स्ड, मास इज फिक्स्ड, और दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है व्हेन वेलोसिटी इज फिक्स्ड। यही है ना, देखो एक कह रहा है मास फिक्स्ड है तो प्लॉट करो मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, दूसरा करो व्हेन मास इज फिक्स्ड, दूसरा मोमेंटम वर्सेस मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इधर वेलोसिटी लेंगे, इधर मोमेंटम लेंगे। अब दूसरा प्लॉट करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी इज फिक्स्ड, तो इधर हम मास लेंगे, वो कह रहा है मास वर्सेस मोमेंटम, इधर लेंगे मोमेंटम, ये मोमेंटम। आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अब पहला ग्राफ प्लॉट करना है। अब क्या करना है आपको, अब मास को आप कुछ भी मान लो, 1 kg मान लो, चलो मास को 1 kg मान लो, लेट। अब वेलोसिटी, आप मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, p से लिखते हैं, है ना, तो p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। अब देखो आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है ना, तो हम वेलोसिटी को कुछ मान लेंगे, आप चाहो तो एक टेबल बना लो, ऐसे टेबल बना लो, ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी लिख दो, यहाँ पे मोमेंटम लिख दो, वेलोसिटी को 1 ले लो, तो मोमेंटम क्या होगा, मास भी 1 है तो मोमेंटम क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब वेलोसिटी को 2 ले लो, तो मोमेंटम क्या होगा, 2 होगा या नहीं। वेलोसिटी को 4 ले लो, मोमेंटम भी 4 होगा ना। देखो यस सर। क्योंकि मास मैंने इजी करने के लिए मास को 1 ले लिया है, जैसे मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी है, मास तो हमेशा 1 है, और वेलोसिटी को हमने क्या लिया, 1 लिया, तो 1 आ गया, है ना, p1। अच्छा, फिर मोमेंटम को p2, ये मास 1 है, अब वेलोसिटी 2 ले ली तो 2 आ गया, मास फिर 1 है, ये 4 ले लिया तो 4 आ गया, है ना। तो अब आप क्या करोगे, चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, तो आप वेलोसिटी को 1 लिया, यहाँ पे स्केल ले लो कुछ, वेलोसिटी 1 मोमेंटम 1,
वेलोसिटी 1 मोमेंटम 1, वेलोसिटी 2 तो मोमेंटम 2। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये दोनों का यहाँ जाएगा, फिर ये 4 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो आपको वैल्यूज तो अपने हिसाब से लेनी पड़ेंगी। ये 4 होगा, इसका 4 यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ जाएगा। तो प्लॉट करोगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये 0 है, ओरिजिन है, होगा ना 0 से। अगर वेलोसिटी 0 होगी, अच्छा पहली एक रीडिंग और ले लेते हैं। यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम भी कितना होगा, 0. वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम भी। ये इसमें अगर मैं मास तो 1 है, वेलोसिटी 0 ले ली तो मोमेंटम 0 आएगा, आएगा ना। तो वेलोसिटी Yes, 0, ये 0, ये 0। अब आप दूसरा इसके लिए कर सकते हो। इसके लिए आप ऐसे, इसके लिए भी टेबल बना लो। इसमें क्या करना है आपको, वेलोसिटी फिक्स करनी है। फार्मूला तो वही है, m/v। तो अब आप इसमें ये प्लॉट कर लो, तो इसमें भी वैसे कर लो। इसमें आपको क्या वैल्यू, मास को बढ़ाना है, तो मास ये m हो गया, ये p हो गया। तो मास 0 तो मोमेंटम, वेलोसिटी को 1 मान लो यहाँ पे, इजी करने के लिए वेलोसिटी को यहाँ 1 मान लो। तो ये भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा ही आएगा जैसा उसके 0 ओरिजिन से पास होगा, और ये ओरिजिन है, तो ग्राफ इसका भी ऐसे ही स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, और दूसरे में मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। तो ये तो हो गया बच्चों इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।